अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक। चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज चैप्टर 5 की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 109। बेटे अपनी बुक का पेज नंबर 109 आप ओपन करेंगे। एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है और उसके साथ आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक मार्क करना है, ठीक है। और आपको पता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में कंपलसरी होता है, फर्स्ट पार्ट है आपके पेपर का। लेट्स स्टार्ट। टिक द करेक्ट आंसर। 5.1 द रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विच ओबेज हुक्स लॉ इज। बेटे आपको यहाँ पे 4 जो हैं इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका है पार्ट ए, प्रोपोर्शनल लिमिट। ये सब कुछ हम डिटेल से पढ़ के आए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को बस मैं पॉइंट आउट कर देती हूँ। बाकी तो आपको सब कुछ ये मैंने करवा चुकी हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करवा रही। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका ए पे आप लोग जो है वो टिक मार्क करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने बताना है कि ज़्यादा इलास्टिक इन चारों में से कौन सा है। तो राइट आंसर आपका होगा स्टील। आप स्टील पे टिक मार्क करोगे। 5.3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमर सॉलिड। बेटे मैंने आपको शायद याद हो, मैंने तो आपको मॉर्फर सॉलिड और जो है ये आपका पॉलीमर, डिफरेंट टाइप के जो सॉलिड्स की फॉर्म्स हैं सब पे मैंने जो है वो आपको डिफरेंस भी लिखवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा इन चारों में से आपने बताना है पॉलीमर सॉलिड कौन सा है। तो नंबर 1 यानी कि वूल। वूल इज़ योर राइट आंसर। वूल पे आप लोग टिक लगाएंगे ए पार्ट पे, ठीक है। उसके बाद 5.4 की तरफ चलते हैं। 5.4 क्या है। द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ फ्लूइड इन हॉरिजेंटल पाइप इज। सी पे आपने टिक मार्क करना है वेंचर्स इफेक्ट पे। 5.5 पे चलते हैं। द प्रेशर विल बी लो व्हेन स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज डी कांस्टेंट। जब फ्लूइड की स्पीड कांस्टेंट होती है तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। 5.6 as per law of fluid friction for steady streamline flow the friction ए पार्ट इज योर राइट आंसर। फ्रिक्शन जो है वो वेरी करती है प्रोपोर्शनली टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। 5.7 इफ द स्टोन इज सबमर्ज इन वाटर एंड इट वे लेस देन वाटर देन इट वे लेस इन वाटर देन इन एयर दिस फिनोमेना इज ड्यू टू। बेटे हमने ये पढ़ा भी था, ये फिनोमेना होता है ड्यू टू इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से स्टोन जो है वो वाटर में सबमर्ज हो जाएगा। बी को आपने टिक लगाना है, इंक्रीज ऑफ डेंसिटी इन वाटर। 5.8 है द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। फ्लोटेशन जो है वो किस प्रिंसिपल की जो है वो एप्लीकेशन है। राइट आंसर आपका आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। डिटेल से हमने पढ़ा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ भी सकता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आप टिक लगाओगे पार्ट सी पे। नेक्स्ट है एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई। जो आइडियल फ्लो होता है बेटे वो क्या चीज़ सेटिस्फाई करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा बर्नौलीज इक्वेशन एज वेल एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो बी भी सही है और सी भी सही है, इसका मतलब है आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, बोथ ए बी एंड सी, ठीक है। बोथ बी एंड सी, डी पे आप लोग टिक लगाओगे। आगे चलें 5.10 की तरफ। द लिफ्ट फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन एरोप्लेन वेक इज प्राइमरली ड्यू टू। जो लिफ्ट फोर्स होती है बेटे एरोप्लेन के विंग्स की, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है प्रेशर डिफरेंस अबव एंड बिलो द विंग। जो अबव प्रेशर है और जो बिलो विंग्स की प्रेशर है उसके डिफरेंस के इक्वल होती है, यानी कि आपका पार्ट सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। पार्ट सी पे आप लोग यहाँ पे टिक मार्क करोगे। आगे चलते हैं 5.11 इन मेडिकल फील्ड अ वेंचर मास्क यूज टू डिलीवर अ नॉन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू पेशेंट ऑपरेट्स इज बेस्ड ऑन। ये बेटे एग्जाम्पल भी पढ़ी थी हमने, और ये किस चीज़ पे बेस करता है, इट बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। डी पे आप लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे, ठीक है। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सुपर फ्लूइड। सुपर फ्लूइड्स हैज जीरो विस्कोसिटी, ठीक है। ए पे आप लोग टिक लगाओगे जीरो विस्कोसिटी पे। इज दैट क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, डेट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इनका शॉर्ट आंसर जो है बेटे वो राइट करना है। 1 by 1 मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे करवाऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ इसको
अच्छी तरह से समझो, अपनी वर्डिंग्स में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। जहाँ पे कोई डेरिवेशन आ जाएगी या कोई फॉर्मूला आ जाएगा तो वो मैं इंशाल्लाह आपको रिटन फॉर्म में राइट करवा दूँगी। यहाँ पे हम चलते हैं 5.1 है व्हाट इज़ मेंट बाय कोहेसिव फोर्स। नंबर 2 है विस्कोसिटी। दोनों की डेफिनेशन आपकी बुक्स में दी हुई है, ठीक है। वहीं से देख के आप इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा से मैं रिपीट कर देती हूँ बेटे। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती थी? ये वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करती थी, ठीक है। किसके अंदर? सब्सटेंस के अंदर, जैसे कि सॉलिड और लिक्विड में होता था, ठीक है। और ये फोर्सेस जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती थी सब्सटेंस की रिजिडिटी के लिए, इलास्टिसिटी के लिए और रेजिस्टेंस टू डीफॉर्मेशन, यानी कि वो डीफॉर्म ना हो, उनकी शेप जो है वो अपनी राइट कंडीशन में जो है वो रहे। तो इसकी आपने सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? आप बताओगे कोहेसिव फोर्स आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर विद इन द सब्सटेंस सच एज सॉलिड एंड लिक्विड। और देन आप थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देना कि these forces are responsible for the substance's rigidity, elasticity and resistance to deformation। सेकेंड चीज़ है यहाँ पे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की डेफिनेशन भी आपकी बुक में दी गई है। क्या डेफिनेशन लिखोगे? विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। ये डेफिनेशन आपकी बुक में है बेटे, वहाँ से आप देख के लिख लें। इसके अलावा एक और भी आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स बता देना। एक आप विस्कोसिटी के बता देना कि ये इट इज़ अ मेजर ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन विद इन द फ्लूइड विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ इट्स लेयर। ये अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, सारा समझाया हुआ है, और ये आपकी बुक पे इसकी डेफिनेशन भी बेटे लिखी हुई है। 5.2 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। अच्छा, अब ये क्या है? ये एक डिफरेंस आए हैं, बहुत सारे डिफरेंस इस चैप्टर से रिलेटेड जो हैं वो मैंने भी आप लोगों को करवाए थे। जितने भी डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को बेटे राइट करवाती हूँ ना हर चैप्टर में, वो सारे डिफरेंसेस आपने अपने पेपर के लिए मस्ट प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे 2-3 डिफरेंसेस मैं आपको बता देती हूँ, वही यहाँ पे आप राइट कर लेना। पहला डिफरेंस, आप इन दोनों की डेफिनेशन लिख लेना। स्ट्रीम लाइन के केस में आप क्या लिखोगे कि इसमें जो है स्ट्रीम लाइन में क्या होता है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं दे आर मूव इन स्मूथ रेगुलर पाथ। स्मूथ या रेगुलर पाथ में वो मूव करेंगे पार्टिकल्स, जबकि इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो बेटे पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करेंगे इन इरेगुलर पाथ। यानी कि यहाँ पे जो पाथ होता है वो रेगुलर होता है, टर्बुलेंट में क्या होता है? इरेगुलर पाथ जो है उसमें वो फ्लो करते हैं। दूसरा यहाँ पे डिफरेंस आप क्या मेंशन करेंगे कि स्ट्रीम लाइन में बेटे जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी एट ए पॉइंट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रीम लाइन। और टर्बुलेंट के केस में आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी एट ए पॉइंट चेंज कंटिन्यूसली। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी। तीसरा यहाँ पे डिफरेंस आप क्या राइट कर सकते हैं कि एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज़ मिनिमल। स्ट्रीम लाइन में जो एनर्जी का लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, मिनिमल होता है, जबकि इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो हाई एनर्जी लॉस जो है वो होगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे याद रखोगे। लास्ट यहाँ पे आप क्या राइट कर सकते हैं? लास्ट एक डिफरेंस आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। कॉमन एग्जांपल इसकी स्ट्रीम लाइन की एग्जांपल में आप लोग लिख लो फ्लो ऑफ ऑयल इन नैरो ट्यूब। यानी कि ऑयल का फ्लो अगर आपके पास नैरो ट्यूब, वो छोटी सी बहुत नैरो जो है वो टेस्ट ट्यूब टाइप जो है वो ट्यूब हो। टर्बुलेंट फ्लो में हम लिख लेते हैं फास्ट फ्लोइंग रिवर वाटर। रिवर दरिया का जो पानी है ना जो बहुत तेज़ी से बह रहा होता है, फास्ट फ्लोइंग रिवर वाटर जो है वो एग्जांपल है किसकी? टर्बुलेंट फ्लो की। अब मैंने तकरीबन आपको यहाँ पे 4-5 जो हैं वो डिफरेंसेस बता दिए हैं, ये सारे के सारे आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। क्लियर है? 5.3 की तरफ बेटे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा हाउ डज प्रेशर चेंजेस विद डेप्थ इन फ्लूइड्स। डेप्थ के साथ साथ प्रेशर जो है वो किस तरह से चेंज होता है, आप सिंपल यहाँ पे बताओगे। आप अपने पीछे जाओ चैप्टर पे, हमने ये अच्छी तरह से पढ़ा था कि फ्लूइड में प्रेशर जो है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वही सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। आप सिंपली यहाँ पे बताना बेटे कि प्रेशर जो है फ्लूइड में वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है विद डेप्थ, ठीक है, ड्यू टू वेट ऑफ द फ्लूइड। जिस तरह वेट ऑफ फ्लूइड का इंक्रीज होगा तो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा विद डेप्थ। जैसे जैसे आप बेटे डीपर जाते हो फ्लूइड जो है वो स्टैक हो जाता है और आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो भी क्या हो जाएगा? उसकी एडिशन हो जाती है। यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं बेटे
प्रेशर के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू PGH। इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन आपने राइट करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे राइट कर दी है। ये क्या है, प्रेशर है। ये वाला P क्या है, दिस इज डेंसिटी। G क्या चीज़ है बेटे, दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और H क्या चीज़ है, हमारे पास डेप्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपको बताया वो सारा राइट करोगे, फिर आपने इक्वेशन राइट करनी है, और ये तीनों चीज़ें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। यही सारा कुछ आपने इसके आंसर में राइट करना है। 5.4 की तरफ चलते हैं। हाउ इज़ वेरिएशन इन प्रेशर रिलेटेड टू स्पीड ऑफ फ्लूइड। स्पीड ऑफ फ्लूइड के साथ अगर हम देखें तो प्रेशर जो है वो किस तरह से रिलेट है, यानी कि प्रेशर का फ्लूइड की स्पीड के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये आपने बताना है। आप बताओगे कि प्रेशर में जब वेरिएशन आती है तो बेटे वो फ्लूइड की स्पीड के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। अब देखो मैंने क्या वर्ड बोला, इन्वर्सली उसका रिलेशनशिप है, यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर एक डिक्रीज़ होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि इनका जो रिलेशनशिप है वो बेटे क्या है, इन्वर्सली ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। हम क्या यूज़ करेंगे, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। हमने बर्नौलीज़ प्रिंसिपल डिटेल से पढ़ा था, उसी की स्टेटमेंट आप यहाँ पे राइट करोगे, उसी के बारे में 2-3 यहाँ पे लाइंस लिखोगे। सिंपली आप बताओगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन स्टेडी इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड्स, अगर फ्लूइड की स्पीड बेटे इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से प्रेशर में जो है वो क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। और जब फ्लूइड का फ्लो फास्टर हो जाता है तो प्रेशर लोअर हो जाता है, और जब इसका फ्लो स्लोअर हो जाएगा प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इनके दरमियान में इन्वर्सली रिलेशनशिप है। तो प्रेशर का फ्लो ज़्यादा होता है, सॉरी फ्लूइड की जब स्पीड ज़्यादा होती है ना तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब फ्लूइड की स्पीड बेटे कम होगी तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और यही आपने यहाँ पे बताना है। और ये जो इन्वर्स रिलेशनशिप है बेटे, बहुत सारे फ्लूइड जो हैं इस बिहेवियर को शो करते हैं। और ये सारा आप यहाँ पे लिखोगे। बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है आपकी वो भी आप यहाँ पे राइट करेंगे, उसकी स्टेटमेंट भी आपने यहाँ पे राइट करनी है। नेक्स्ट आता है 5.5। हाउ इज़ द फ्लो रेट रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लो एरिया जो फ्लूइड का है ना बेटे, फ्लो एरिया यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, फ्लो एरिया यानी कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड और क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप सिंपली बताओगे जो फ्लो रेट फ्लूइड का है बेटे वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के साथ। यानी कि फ्लो रेट आपसे क्या पूछा है कि फ्लो रेट जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। तो आप सिंपल यहाँ पे बताएंगे फ्लो रेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के साथ बेटे एक डायरेक्टली रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है, अगर आपको याद हो हमने यहाँ पे पढ़ा था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फ्लो रेट इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था हमने, A/V, यानी कि ये दोनों के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप है। यहाँ पे ए क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था, वी क्या था, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड था। इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर, यानी कि ये दोनों चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी आइदर क्रॉस सेक्शनल एरिया या वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो फ्लो रेट जो है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यहाँ पे आपने यही इक्वेशन लिखनी है और इसी को जो है आप एक्सप्लेन करोगे कि फ्लो रेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप है। इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। आइदर बोथ यहाँ पे बताया हुआ है कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा, जब वेलोसिटी फ्लूइड की इंक्रीज होती है तो फ्लो रेट अल्टीमेटली खुद ब खुद ही जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5.6। हाउ डू यू स्टडी द वेरिएशन इन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट डिफरेंट पॉइंट इन ए हॉर्स विद वेरिंग डायमीटर। तो यहाँ पे बेटे आप एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपका डायमीटर जो है वो वेरी कर रहा हो, ठीक है, उसमें वेरिएशन आ रही है वेलोसिटी में एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, तो आप उसका डिफरेंस जो है वो किस तरह से फाइंड करोगे। अगर उसका डायमीटर भी जो है वो वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, देन हाउ। यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटे, सिंपल इक्वेशन लिखे उसी को आप लोग जो है एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे आप कौन सी इक्वेशन मेंशन करेंगे मैं आपको राइट कर देती हूँ, वही आपने जो है यहाँ पे राइट करनी है, ठीक है। हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको हम साइड पे कर लेते हैं बुक को।
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हम कर रहे हैं इस टाइम 5.6। ठीक है, मैं कौन सा करवा रही हूँ 5.6 में यहाँ पे इक्वेशन राइट कर देती हूँ ताकि आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको उतार लो। 5.6 यहाँ पे हम इक्वेशन यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ए वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमारी इक्वेशन थी, है ना। यहाँ पे एरिया क्या है, ए है, क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे वी फाइंड करना हो तो मैंने वी को यहाँ पे रखूँगी, ये कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा ऐसे ही कांस्टेंट, और ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उसकी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इस केस में कितना होगा हमारा 1/πr²। ठीक है, 1/πr² लोगे आप। आगे हम इसी इक्वेशन को फर्दर करेंगे, ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट 1/, यहाँ पे हम पाई ले लेंगे। रेडियस अगर आपने फाइंड करना हो तो आप कैसे करते हैं, d/2 लिखते हैं ना, तो मैं रेडियस की जगह यहाँ पे d/2 लिख दूंगी। r² था इसलिए मैं इक्वेशन के बाहर यहाँ पे r राइट कर दूंगी। ठीक है, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि r जो है वो d/2 के इक्वल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे d/2 लिख लिया। लिख सकती हूँ ना बेटे, लिख सकते हैं ना हम लोग इस तरह d/2। अच्छा, अब इसको ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 है, नीचे है, इसको हम ऊपर ले आएंगे। ठीक है, ये 4 ऊपर आ जाएगा, और ये πd² हमारा नीचे हो जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि v जो है, ये v था ना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1/d² के। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, 1/d² के। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, आप क्या नीचे राइट करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे कि स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो वेरी करती है इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे स्पीड ऑफ फ्लूइड वेरीज इनवर्सली विद स्क्वायर ऑफ डायमीटर। डायमीटर, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशनशिप है ना, उसी को मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया। इसका मतलब है कि जो नैरो पाइप होते हैं ना, उनमें जो फ्लो है वो क्या होता है, फास्टर होता है, ज़्यादा तेज़ बहाव होता है। आप यहाँ पे लिख दोगे विच शोज दैट नैरोअर पाइप लीड टू फास्टर फ्लो। क्लियर बेटे, ये मैंने सारा आपको लिखवा भी दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली जो है इसको लिख ले। इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 5.6, ठीक है, 5.6 कंप्लीट कर दिया। इसको एज इट इज़ ही आपने अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 5.6 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5.7। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने डिटेल से पढ़ा था। आप पीछे जाओ, अपनी बुक खोलो, इसी चैप्टर पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की यहाँ पे आप स्टेटमेंट राइट करोगे और उसी को थोड़ा सारा 5 to 6 लाइन्स में आप जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द बाउंसी फोर्स या अपवर्ड सोर्स जो है वो एग्जर्ट करती है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट। ये आपकी बुक में आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होता है बेटे वो फ्लोट करता है अगर वेट जो फ्लूइड का है वो डिस्प्लेस हो जाए और वो ग्रेटर हो देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। और ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो लेस डेंस हो एज़ कंपेयर टू फ्लूइड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड से अगर लेस डेंस होगा ना तो क्या करेगा, वो फ्लूइड की सरफेस के ऊपर जो है बेटे वो
फ्लोट करेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मेन पॉइंट्स आपने लिखना है और फर्दर लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 5.8 की तरफ। हाउ डज आर्किमिडीज रिपोर्टली डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल दैट बियर हिज नेम। आर्किमिडीज जो है ये एक ग्रेट ग्रीक साइंटिस्ट था, ठीक है। आप सिंपल बताओ, आर्किमिडीज वॉज ए ग्रीक साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल, इसने इस प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था। सब्सिक्वेंटली नेम्ड आफ्टर हिम आफ्टर नोटिसिंग, इसने क्या चीज़ नोटिस की थी कि वाटर इन द बाथ टब ओवरफ्लोड व्हेन ही स्टेप्ड इनटू इट। जब उसने बेटे एक टब के अंदर जब वो मतलब खड़ा हुआ, उसके अंदर उसने दोनों अपने पाँव रखे तो पानी जो है वो ओवरफ्लो हो गया था, ठीक है। और इसी से जो है इसने ये नोटिस किया, इसको ऑब्ज़र्व किया, इसी चीज़ ऑब्जर्वेशन को फिर इसने फर्दर इसके ऊपर काम किया और हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया। और इसका नाम भी जो है आर्किमिडीज ही था, ये ग्रीक साइंटिस्ट था और इसी की डिस्कवरी और प्रिंसिपल की बेस पे इस प्रिंसिपल का नाम हमने क्या रखा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल रखा था। और ये जो है यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ आपकी बुक में, अगर आपको याद हो, यूकैरिया का वर्ड यूज़ हुआ था। ये जो है गलियों में जो है भागता हुआ इसने शाउटिंग करना शुरू कर दी थी, शाउट करना शुरू कर दिया था, यूकैरिया यूकैरिया, ठीक है, जिसका मतलब होता है आई हैव गॉट इट, मुझे पता चल गया, ठीक है। इसने क्या, ये एक हिस्ट्री है। वर्ड डज आर्मी रिपोर्टेड, यहाँ पे वर्ड जो मैंने यूज़ किया यूकैरिया, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज ही का वर्ड है यूरिका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूरिका, ठीक है। ये मैंने आपको क्या कहा कि आर्किमिडीज एक सॉरी बेटे, वो स्लिप ऑफ टंग से मैंने यूकैरिया कह दिया, बायो का वर्ड यूज़ कर लिया यहाँ पे, ये यूरिका वर्ड है। सिंपली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आर्किमिडीज जो है वो एक ग्रीक साइंटिस्ट था और उसने इस प्रिंसिपल को डिस्कवर किया था और उसी की बेस पे इसका प्रिंसिपल का नाम जो है, इसी के नाम की वजह से आर्किमिडीज प्रिंसिपल पड़ गया था। और इसने क्या नोटिस किया था, इसने नोटिस किया था कि जो बाथ टब का वाटर है वो ओवरफ्लो कर जाता है जब उसके अंदर स्टेप आप उसके अंदर मतलब खड़े हो जाओ उसके अंदर, ठीक है, वो ओवरफ्लो करेगा। और ये चीज़ जब उसको पता चली, जब उसने ये ऑब्ज़र्व किया, नोटिस किया, तो वो जो है बाहर अपनी स्ट्रीट में शाउट करता हुआ भाग गया था और क्या वर्ड्स मुंह से बोल रहा था, यूरिका यूरिका, ठीक है। और जो यूरिका वर्ड होता है इसका मतलब होता है आई हैव गॉट इट, यानी कि मुझे पता चल गया, मुझे समझ आ गई। और इस नॉलेज से जो है वो इसको हेल्प मिली कि इसने डिटर्मिन किया कि प्योरिटी ऑफ जो गोल्ड है इन द क्राउन मेड फॉर द किंग, ठीक है। ये एक सिंपल इसके लिए जो है इसकी आप समझ लो कि हिस्ट्री है, यही आप यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। डिटर्मिन लास्ट में आप लिख देना, दिस नॉलेज हेल्प हिम टू डिटर्मिन द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन द क्राउन मेड फॉर द किंग। क्लियर है, यहाँ पे बस यही सब कुछ राइट करोगे, मेन वर्ड है यूरिका, ये आप यहाँ पे राइट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5.9 हमारा है, वाई स्टैंडिंग नियर फास्ट मूविंग ट्रेन इज डेंजरस, एक्सप्लेन ब्रीफली। जब फास्ट मूविंग ट्रेन के पास अगर आप खड़े हों तो वो डेंजरस क्यों होता है, इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। बेटे जब फास्ट मूविंग ट्रेन के सामने हम खड़े हों तो ट्रेन जो है वो लो प्रेशर क्रिएट करती है अपने इर्द गिर्द के एरिया में। क्या चीज़ क्रिएट करती है, लो प्रेशर। आप सिंपल लिखोगे, ट्रेन क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया अराउंड इट। क्यों लो एरिया बेटे प्रेशर जो है वो क्रिएट करती है, बिकॉज ऑफ इट हाई स्पीड, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो जो एरिया अराउंड होता है ट्रेन के उसमें एक लो प्रेशर क्रिएट कर लेती है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, यहाँ पे जो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है डैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। जब किसी भी फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है, या एयर की स्पीड इंक्रीज होती है, इसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और यही चीज़ अभी मैंने पढ़ी ना कि स्पीड उसकी इंक्रीज होगी और प्रेशर जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ट्रेन जो है वो क्विकली मूव करेगी, एयर प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाएगा और हायर प्रेशर बिहाइंड हमारे जो पीछे होता है, हमारे पीछे क्या है, प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है वो ट्रेन की तरफ गिर सकते हैं। ट्रेन की हम उस यानी कि हमारे पीछे क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, आगे क्या था, ट्रेन के इर्द गिर्द क्या है, प्रेशर कम है, हमारे पीछे प्रेशर ज़्यादा है। उस इंक्रीज प्रेशर की वजह से हम गिर सकते हैं, वो प्रेशर हमें ट्रेन की तरफ
पुश कर सकता है, ठीक है। दैट्स वाई जब ट्रेन तेज़ी से आ रही होती है तो बेटे उसके पास जो है वो खड़े नहीं होना चाहिए। ये जो सडन फोर्स है ये इतनी बेटे मतलब स्ट्रांग होती है कि इसकी वजह से कोई भी पर्सन जो है वो अपना बैलेंस लॉस कर देता है और जो है वो डेंजरस बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आ सकता है और वो पर्सन जो है वो ट्रेन पे गिर सकता है, ट्रेन के पास उसकी पटरी के ऊपर गिर सकता है, जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है या आपको कोई भी इंजरी जो है वो आ सकती है। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5.10 व्हाट आर सम पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ सुपर फ्लूइडिटी। सुपर फ्लूइडिटी की कुछ एप्लीकेशंस आपने यहाँ पे बतानी है। सुपर जो फ्लूइडिटी है बेटे इसकी एप्लीकेशंस आपकी बुक में भी लिखी हैं। बहरहाल मैं भी यहाँ पे आपको 2-3 एप्लीकेशंस आपको बता देती हूँ। देयर आर फ्यू प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ सुपर फ्लूइड्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि सुपर फ्लूइड हीलियम 4, सुपर फ्लूइड हीलियम 4 नंबर 1 पे आप लिख दो। सुपर फ्लूइड हीलियम 4 जो है इसको हम यूज़ करते हैं एज ए कूलेंट। हाई मैग्नेट जो फील्ड्स होती हैं वहाँ पे इसको हम एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं। इसके अलावा हीलियम 3 और हीलियम 4 को हम पार्टिकल डिटेक्टर्स में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा चौथा जो है वो आप लिख सकते हो लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम को यूज़ हम करते हैं फॉर रिकॉग्नाइज थर्मल कंडक्टिविटी एंड यूज्ड इन सायरोजेनिक एप्लीकेशंस, ठीक है। ये आप यहाँ पे राइट करेंगे। क्लियर है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में लीक टेस्टिंग के लिए भी हम हीलियम को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के लिए और ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी हम लोग सुपर फ्लूइडिटी का जो है बेटे यूज़ करेंगे। ये सारे के सारे यूजेस हमारे चैप्टर में भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने भी आपको यहाँ पे 3-4 यूजेस जो हैं एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको सारी यहाँ पे बता दी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5.11 डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग मॉडुलस, राइट डाउन देयर एसआई यूनिट्स। बेटे मैंने आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉडुलस जो है वो डिटेल से पढ़ाए थे, उनके मैंने आपको यूनिट्स भी बताए थे। मेन पॉइंट्स दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि F/A था, और इसका यूनिट क्या था बेटे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसका यूनिट क्या था स्ट्रेस का, Nm-2 था। इसके अलावा इसकी डायमेंशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है, डायमेंशन भी लिखी है, इसका यूनिट भी लिखा है, वहीं से आपने देख के इसकी डेफिनेशन, इसका यूनिट और इसकी डायमेंशन लिख देनी है। फिर हम आते हैं स्ट्रेन की तरफ। व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या था, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल की जो डिफॉर्मेशन की जो मेजरमेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। क्यों, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज़, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो है। अच्छा, यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई देयर इज़ नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का यूनिट क्यों नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे क्या बताओगे, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज़। फिर आते हैं यंग मॉडुलस की तरफ। यंग मॉडुलस क्या था, रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जब आप रेशियो लोगे दैट इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस। और यंग मॉडुलस जो है बेटे आपको पता था कि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता, इसका मतलब है यंग मॉडुलस का जो यूनिट होगा वो सेम होगा, कौन सा वाला, स्ट्रेस वाला। यानी कि यंग मॉडुलस का जो यूनिट है डेट इज़ आल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा पैस्कल भी जो है वो इसका यूनिट होता है। इन तीनों की डेफिनेशंस, इन तीनों के यूनिट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है कि ना तो बहुत लेंथी आंसर देना है, ना ही आपने बहुत शॉर्ट आंसर देना होता है, लेकिन इनका आंसर आपने देना होता है टू द पॉइंट, इन व्यू ऑफ या इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक रीज़न, यानी कि हर क्वेश्चन के पीछे कौन सा साइंटिफिक रीज़न है वो आपने यहाँ पे बताना होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं 5.1, द रेशियो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट for small deformation. What will be the effect on this ratio when the deformation made is very large? देखो आपको पता है बेटे कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसकी तरफ, स्ट्रेन की तरफ, विद इन द इलास्टिक लिमिट।
और जो इनकी रेशो होती है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज़ नोन एज इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस की डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है, वहाँ से देख के भी आप लोग लिख सकते हो। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है, यानी कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशो है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं। जब कभी बेटे डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी तो स्ट्रेस जो है वो एक्सीड कर जाएगा बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, और जो स्ट्रेस और स्ट्रेन रेशियो होगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, और जो मटेरियल है उसका बिहेवियर भी जो है वो क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स नॉन लीनियर। यही आप यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 5.2 की तरफ। व्हेन प्योर वाटर फॉल ऑन अ फ्लैट ग्लास प्लेट इट स्प्रेड ऑन द प्लेट while the mercury when fall on the same plate get converted into small globules why आपने यहाँ पे बताना है बेटे, जब आपका कोई भी वाटर जो है वो प्लेट में से ऐसे नीचे गिरता है तो वो प्लेट में अगर पानी गिरे तो बेटे वो स्प्रेड कर जाता है पूरे प्लेट में, लेकिन अगर मरकरी गिरे तो मरकरी जो है वो सारी कंबाइन हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और छोटा सा ग्लोब्यूल यानी कि ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना एक ही जगह पे ऐसे या पूरी प्लेट है ना, तो ये एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, कॉमुलेट हो जाएगी मरकरी। ऐसा क्यों है, जबकि वाटर जो है वो पूरी प्लेट में बिखर जाता है, इसका आपने रीज़न बताना है। आप सिंपल बताओगे कि जब प्योर वाटर बेटे फॉल करता है फ्लैट ग्लास प्लेट में तो ये स्प्रेड कर जाता है। क्यों स्प्रेड करता है, बिकॉज ऑफ द एडहेसिव फोर्सेस। आपने यहाँ पे राइट करना है, ये क्यों बेटे स्प्रेड करेगा, बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लासेस, यानी कि जो ग्लास है जो प्लेट है उसके दरमियान में एडहेसिव फोर्सेस होती हैं, और ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं देन कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि दो फोर्सेस हैं, एक है एडहेसिव फोर्स, एक है कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स किसके दरमियान में है, वाटर और ग्लास के दरमियान में, और कोहेसिव फोर्स किसके दरमियान में है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान में। इस केस में एडहेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स, जिसकी वजह से वाटर जो है वो सरफेस को वेट करेगा और स्प्रेड आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया। जबकि दूसरे केस में मरकरी जो है जब गिरती है तो बेटे वो क्या बना देती है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स बना देती है। क्यों, क्योंकि इस केस में कोहेसिव फोर्सेस जो मरकरी के एटम के दरमियान में होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एज़ कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। और यही वजह है कि मरकरी जो है वो वेट नहीं करेगी ग्लास को, बल्कि वो क्या हो जाएगी, वो सर्फेरिकल यानी कि इस तरह सर्कल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अकामुलेट हो जाती है। इस केस में बेटे क्या होता है, मैंने आपको क्या बता दिया, मरकरी के केस में कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हैं एज़ कम्पेयर टू एडहेसिव, और वाटर के केस में क्या था कि एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर थी एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। इज डेट क्लियर। तो बेटे हमने कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन के फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज मैंने आज आप लोगों को करवाई। हमने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट किए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको सारे करवा दिए, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए। आज के लेक्चर के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।